साथ स्वागत करें श्री शिवराज सिंह जी का। मित्रों, आज हम सबके बीच कृषि के इस क्षेत्रीय सम्मेलन में रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित और राजस्थान के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, जब भी खेती से जुड़ा हुआ कोई काम, महत्वपूर्ण काम हमें ध्यान आता है तो सबसे पहले राजस्थान ही याद आता है। पधारो हमारे देश। और जिस शिद्दत से राजस्थान सरकार आयोजन को अंजाम देती है, उससे ये पता चलता है कि कृषि के विकास के लिए राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार खांटी किसान आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, वो भी राजस्थान की इस धरा से ही आते हैं। हमारे राजस्थान के बहुत सक्रिय और सजग कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आदरणीय दत्तात्रेय विठोबा अरणे जी, हमारे गोवा सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान सुभाष उत्तमपाल देसाई जी, गुजरात के हमारे कृषि मंत्री रमेश भाई कटारा जी, कृषि सचिव भारत सरकार अतीश चंद्रा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार बी श्रीनिवास जी, आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सचिव डेयर डॉक्टर एमएल जाट जी, और इस रीजन के सभी 5 राज्यों से पधारे हुए हमने ये तय किया कि कुछ किसान संघ से संबंधित बाकी किसान जो प्रगतिशील है, क्योंकि किसानों के बिना खेती की चर्चा नहीं हो सकती, तो ऐसे प्रगतिशील किसान साथीगण, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, कृषि विशेषज्ञगण, यहाँ एपीओज के प्रतिनिधि भी हैं, और बीज से लेके बाजार तक कृषि की व्यवस्था में लगने वाले सभी संगठन, जिनमें खरीदी के लिए नाफेड और एनसीसीएफ जैसे संगठन भी है। मैं समझता हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर यहां जो उपस्थित हमारे सभी साथी हैं, उनसे सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे मन में कोई अहंकार है। महत्वपूर्ण इसलिए कि खेती ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्न जीवन का आधार है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, और भोजन आता है खेती से, कृषि से, और किसान इसके लिए पसीना बहाता है। अन्नदाता किसान केवल अन्नदाता नहीं है, जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं होते थे। मैं जब पहले साल कृषि मंत्री बना तो एक रबी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होती थी, और कृषि मंत्री को कहते थे आ जाओ थोड़ी देर, एक भाषण देके चले जाओ। जब मैं पहली बार गया तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। खेती पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। तो हमने पहले कहा कि एक दिन की ये रबी खरीफ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, 2 दिन की होगी। एक दिन अफसर बैठ के मंथन करेंगे, और दूसरे दिन फिर सभी राज्यों के मंत्री बैठेंगे। इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, और फिर हमें लगा कि पूरा देश इतना बड़ा है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग जलवायु, अलग अलग माटी, अलग अलग मौसम, अलग अलग फसलें, ये 1-2 दिन पर्याप्त नहीं है। इसलिए फिर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
हमने ये तय किया कि अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी 5 रीजनल कॉन्फ्रेंस पूरे देश में होगी और उसका शुभारंभ अगर कहीं से हो रहा है तो राजस्थान की पवित्र धरा से हो रहा है। ये शौर्य भूमि वीरों की, सूरों की, ऋषियों की, महर्षियों की और नया नया प्रयोग करने वाली इस पवित्र धरती से हम करेंगे। ये पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है आज और मुझे प्रसन्नता है कि सभी राज्यों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं राजस्थान को कि आपने, कृषि मंत्री जी भी बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस आयोजन को किया है। मित्रों, 3 मुख्य रूप से हमारे लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतीय, उनका पर्याप्त खाद्यान्न चाहिए। केवल फल नहीं, सब्जियां भी चाहिए, अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी, दलहन भी, तिलहन भी, दूध भी, क्योंकि आज के युग में हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, और आज तो दुनिया की परिस्थितियां ऐसी है कि भोजन के लिए तो निर्भरता कदापि मंजूर नहीं है। आत्मनिर्भर हमको होना चाहिए और मुझे खुशी है कि गेहूं हो, चावल हो, अन्न के तो आज हमारे भंडार भरे हैं। आज हालत यह है कि गेहूं चावल में तो विचार ये करना पड़ता है कि रखें कहां, रखने की जगह नहीं है। तो हमने प्रगति बहुत की है, लेकिन अभी जैसा आतिश चंद्रा जी बता रहे थे कि दलहन की कमी है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल हमको आयात करना पड़ता है। अगर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो दलहन में भी आत्मनिर्भर होना है, तिलहन में भी आत्मनिर्भर होना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जो हमको बाहर से मंगानी पड़े, और ये संपूर्ण खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। भारत अपनी आवश्यकता अपने किसानों से, अपने देश से पूरी करेगा। और केवल इतने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत विश्व बंधु भी है, उसलिए दुनिया की जरूरत भी हम पूरा करेंगे। कोविड के समय भी हमने की और आज संकट के समय भी भारत दुनिया को खाद्यान्न सप्लाई करने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो किसान दिनों रात अच्छी फसलों के लिए खून और पसीना बहाता है, मौसम की मार हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, दिन रात खेत और खलिहानों में डटा रहता है, उसकी इनकम बढ़ानी है, उसके जीवन स्तर को बढ़ाना है, उसकी जिंदगी को भी आसान बनाना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, और कृषि मंत्री के नाते मैं मानता हूं किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आधी आबादी को खेती रोजगार देती है, तो हमको किसानों को, हमारे किसान भाइयों को हम कैसे उनकी इनकम बढ़ा सके, इस दिशा में कदम उठाना है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य। और तीसरा है, हमको खाद्यान्न तो देना है, भोजन तो देना है, लेकिन पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। शरीर को भी हर तरह की चीजें चाहिए, और इसलिए देश की जनता का पोषण, देश की जनता को पोषण युक्त आहार हम दें। और इसके लिए जो रणनीति है हमारी, उसके 6 प्रमुख सूत्र हैं मित्रों। एक है उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उस पर लगातार राज्यों को ही काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। प्रॉफिट किसान को तब होगा जब हम लागत भी कम करते जाएं, और उचित दाम भी किसान को देना है। उसके विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और अब मौसम आप देख रहे हैं, सावन भादों हो रहा है, चैत वैशाख में। सवेरे हमने देखा कि बीच में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब ये कौन सा विक्षोभ का वजह है, आजकल कोई ठिकाना नहीं। जलवायु परिवर्तन के इस युग में खड़ी फसलें कई बार तबाह और बर्बाद भी हो जाती है।
तो जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी निपटना है, उससे फसलों को बचाना भी है, और भगवान ना करे अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का मैकेनिज्म भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, राज्य सरकारों की अपनी योजना है, तो उससे भी किसान को राहत देना है। लेकिन चौथी सबसे प्रमुख चीज और है, वो है कृषि का विविधीकरण, जिस पर आज हमको विचार करना है। और विविधीकरण का मतलब मैंने पहले ही बताया, दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जियां हो, और खेती की अलग अलग पद्धतियां आजकल। अब तो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई कृषि पद्धतियां, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां। मैं बनारस के अपने आईसीआर के सब्जी अनुसंधान केंद्र में गया था, तो वहां एक ही पेड़ में नीचे आलू लगे, ऊपर टमाटर लटक रहे हैं। मैंने आलू भी खोदे और टमाटर भी, वो वीडियो डाला कि देखो भाई एक ही पेड़ में आलू भी और टमाटर भी। कई नए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। अब हमको इनको बढ़ाते हुए हमको कृषि का डाइवर्सिफिकेशन करना है, दलहन तिलहन की तरफ भी ले जाना है, तो फल सब्जियों की तरफ भी ले जाना है, हाइड्रोपोनिक्स से लेके नई नई जो कृषि पद्धतियां आ रही उसको भी अपनाना है। तो उस पर हम लोग विविधीकरण पे चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण है, सारे माननीय कृषि मंत्री जी बैठे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बैठे, एक में मन में विचार आया है, और वो विचार ये है कि खेती में आय अगर बढ़ाना है तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है जमीन के छोटे आकार। कई प्रदेशों में तो 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, एवरेज भारत में लैंड होल्डिंग किसान के पास है 0.96 हेक्टर। अब इतनी कम जमीन में एक तरफ जहां अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है जिनके फार्म हाउस 10,000 हेक्टर के, हमारे पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में ये फायदे की खेती कैसे हम करें? और इसलिए एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कि केवल अनाज नहीं, फल भी, सब्जी भी, पशुपालन भी, बकरी पालन भी, मुर्गी पालन भी, जिनकी रुचि है मछली पालन भी, मधुमक्खी पालन भी, कृषि वानिकी भी, अलग अलग कई तरह की चीजें करनी पड़ेगी। तो उसके मॉडल हमने बनाए, कुछ आईसीआर ने कुछ मॉडल तैयार किए। हम किसानों के बीच में उन मॉडल को भी लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, ताकि कई चीजें एक साथ करके अपनी आमदनी किसान बढ़ा सके। और एक बात जो प्रधानमंत्री जी के दिल से निकली है, जो भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, वो है कि इस धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो सुरक्षित रखना है। अत्यधिक और असंतुलित केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण धरती की उर्वरक क्षमता लगातार घटती जा रही है, कई तरह की नई परेशानियां आ रही हैं। उन परेशानियों से भी बचा के धरती को, हमारे खेतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फसल पैदा करते रहें, इसके लायक भी छोड़ना। इसलिए प्राकृतिक खेती जैसी पद्धतियों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, ये कर्मकांड नहीं है कि एक बार आपको बुला लिया और दिन भर बैठेंगे। ये बहुत गंभीर प्रयास है। इस पूरे रीजन की, 5 राज्यों की कृषि पर आज हम संपूर्णता के साथ चर्चा करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि हम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि हमको ये काम करना है। यहां कृषि मंत्री बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेती से महत्वपूर्ण कोई विभाग नहीं है। ये गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और इसलिए हमको ये महत्वपूर्ण काम करना है। इसलिए हम गंभीरता से दिन भर चर्चा करेंगे। कोई जाने की जल्दी ना करे भाई। कई बार लगता है कि नहीं फ्लाइट है, अब होगी तो होगी फ्लाइट, काम पूरा करेंगे, बाद में फ्लाइट देखेंगे। और यहां कोई भाषण लंबे नहीं होने वाले। हर एक विषय पर आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगा, वीडियो दिखाया जाएगा, उसके बाद डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, और चर्चा के बाद हम फैसला करेंगे कि हम क्या करें अपने। और जब शाम को उठेंगे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचकर उठेंगे कि ये काम करना जरूरी है। तब हमारा बैठना सार्थक होगा। समस्याओं पर भी चर्चा। अब दलहन मिशन है तो दलहन के बीज है कि नहीं पर्याप्त? दलहन में उत्पादन क्यों नहीं बढ़ता उतना जैसे गेहूं और चावल में बढ़ा? दलहन में प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ कर पाएंगे क्या? दाल मिलों की हमने कल्पना की है, तो वही तेल के बारे में है, ऑयल सीड्स के बारे में।
इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, हम जब विषय पे आएंगे तब चर्चा करेंगे। माननीय कृषि मंत्रीगण पांचों राज्यों के यहां उपस्थित हैं, इसलिए 3-4 चीजें बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं। एक, फार्मर आईडी बनाने का काम आपके राज्य में सब चल रहा है। आने वाली खेती का आधार होगा फार्मर आईडी, डिजिटल कृषि मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और फार्मर आईडी इतनी उपयोगी चीज होने वाली है, मैं उसके विस्तार में आप सब समझते नहीं जा रहा है। अगर उसका सारा ब्यौरा एक जगह प्रमाणित रूप से फार्मर आईडी में मौजूद है तो बैंक जाएगा, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। कितने उपयोग है आप जानते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब हम खाद भी वितरण का जो मामला है वो भी फार्मर आईडी के माध्यम से करने वाले हैं। किस किसान के पास कितनी जमीन है, कौन सी फसल बोई है, उसके आधार पर खाद, नहीं तो खाद डाइवर्ट हो जाता है। खेती किसान का खाद पता चला किसी कहीं और चला गया, सस्ता खाद। तो जितनी भी जरूरी चीजें, और ये आज का समय तो बड़ा संकट का समय है, जो पश्चिम एशिया का संकट है, मिडिल ईस्ट का, उसके कारण कई तरह की तकलीफें हैं। उन तकलीफों से भी हमको देश को बचाना है, किसानों को बचाना है, इसलिए हमको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। इसलिए फार्मर आईडी का काम 100% हमको कंप्लीट अपने राज्य में करके ही देना है। मैं माननीय कृषि मंत्री गणों से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको मिशन मोड में लें। राजस्थान में भी काम बहुत अच्छा चल रहा है, 10 लाख किसान बचे हुए हैं अभी के बाद। हम पूरा काम करें, गुजरात हो, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया। बीच में फार्मर आईडी के माध्यम से 5 दिन के अंदर 14,000 करोड़ रुपया लाखों किसानों को अकाउंट में डाल दिए। तो ये आज की पद्धति है, इनको हमको अपनाना पड़ेगा। तो फार्मर आईडी के काम, क्योंकि खाद का वितरण भी फार्मर आईडी से होना है, इसलिए आप पूरी गंभीरता से इस काम को अपने राज्य में लेके इस काम को आप पूरा कीजिएगा। मौसम की मार के कारण कई जगह नुकसान की खबरें आई हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप कर ही रहे होंगे, राज्य बहुत सजग है, सचेत है। इस नुकसान का ठीक आकलन हो जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी ठीक लाभ मिले, इसका हम प्रयत्न करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान ना करे ज्यादा नुकसान कहीं हो, लेकिन कहीं अगर हुआ है तो तत्काल उस पर राज्य एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जमीन पर तो काम आपको करना है। तो किसानों को हम भरपूर सहयोग करने का काम निश्चित तौर पर कर पाएंगे। तो ये कुछ तात्कालिक ऐसे विषय हैं। एक मेरा आग्रह कि अब नया बजट हमारा 1 अप्रैल से अब जारी कर दिया गया है। मैं 5 राज्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम तुरंत रिलीज करेंगे। देखिए, इंप्लीमेंट चीजें जमीन पर राज्य सरकार को करना है, और ये प्रधानमंत्री जी का सोच है कि टीम एग्रीकल्चर कौन सी है, केंद्र और राज्य मिला के। तो केंद्र सरकार तो मोटी नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उनको लागू करने की जवाबदारी राज्य की है। इसलिए जितनी गंभीरता से आप लेंगे इन योजनाओं को, उतनी सफलता हमको मिलेगी। तो अपने अपने राज्य में बजट का ठीक उपयोग, क्योंकि ईयर एंड में फिर हम कहते हैं कि इतना पैसा बच गया, जल्दी खर्चा कर लो, वो उचित नहीं है। तो अलग अलग योजनाओं में एक मैं आपको सूचना ये देना चाहता हूं। एक राज्यों ने ये मांग की थी कि कई योजनाएं आपने बना दी, 18 थी, RKBY की और कृषि उन्नति की मिला के, और भारत में राज्यों की स्थिति अलग अलग है। एक योजना सब जगह वैसी की वैसी लागू करना उनकी जरूरत ही नहीं है। अब जो जरूरत जम्मू कश्मीर की वो तमिलनाडु की नहीं हो सकती, जो असम की वो गुजरात की नहीं हो सकती, जो गोवा की है वो मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती, जो महाराष्ट्र की है वो राजस्थान की नहीं हो सकती। तो इस बार ये तय किया है कि हम कोई भी योजना केंद्र थोपेगा नहीं, आपको ये फ्रीडम देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको 18 में से या जितनी योजना उनमें से जो उपयुक्त लगे आप ज्यादा पैसा उसमें ले लो। अगर किसी को लगता है तार बाढ़बंदी तार जरूरी तो भैया उसमें ज्यादा पैसे लो। किसी को लगता है कि ड्रिप और पर ड्रॉप मोर क्रॉप ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए जरूरी है, उसमें ज्यादा पैसा ले लो। तो ये लचीलापन लेके आए नीचे में, ताकि आपकी जरूरत जहां जैसी है वो पूरी हो जाए।
और अंत में एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी खरीदी का काम चल रहा है। दलहन की तिलहन की खरीदी पीएम आशा के माध्यम से कृषि विभाग करता है। चावल की और गेहूं की खरीदी फूड डिपार्टमेंट करता है भारत सरकार का। तो हर एक राज्य ने आपने जो मांगा उसके अनुरूप खरीदने की भारत सरकार ने आपको, जो आपने कहा, लगभग अनुमति दी है। लेकिन विद इन टाइम वो खरीदी हो जाए। चने की, मसूर की, तुअर की, ये तो 100% खरीदना है। तो अब 100% मतलब किसान जितना लेके आए उसको हमको खरीदना है, तो वो टाइम पे हम खरीद लें। गुजरात में मूंगफली की खरीद इस बार काफी विपुल उत्पादन हुआ है, बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे अलग अलग सरसों की खरीद का मामला आया है। भावांतर भुगतान जैसी योजना भी हमने बीच में बनाई कि अगर आपको फिजिकल खरीद नहीं करनी तो सरसों में, सोयाबीन में भावांतर भुगतान बनाई है कि भाव जो मंडी के भाव मॉडल रेट चल रहे हो और जो एमएसपी उसके बीच का अंतर भी आप खाते में डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन में किया और सरसों में भी मांगा है हमसे। तो किसानों को लाभ देने के लिए इस तरह की योजनाएं हैं, उनका वो खरीदी समय पे हो जाए और उनका लाभ आप उठाने की कृपा करें ताकि किसान को हम लोग राहत दे सकें। अभी आलू प्याज जैसी चीजों पे कीमतें कम हुई है। उसके कई अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, मैं उनके गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके लिए भी एमआईएस जैसी योजनाएं हैं। एमआईएस का मतलब यह है कि मॉडल रेट और बाजार की कीमत का जो अंतर है हमको खरीदना नहीं है, हम सीधे किसान के खाते में डाल सकते हैं। 50% पैसा केंद्र सरकार देगा, 50% पैसा राज्य सरकार देगा। तो जब गिरती हुई कीमतों में इसका लाभ भी हमारी राज्य सरकार है, क्योंकि आपकी पहल पर ही करेंगे। अब टमाटर जैसी चीजों के लिए, आलू प्याज टमाटर के लिए हमने एक चीज और की कि अगर किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिक रहा है और दूसरी जगह महंगा है, दिल्ली में, बंबई में, जयपुर में, और किसान वहां ले नहीं जा सकता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अपने गांव से किसी राज्य सरकार की संस्था के माध्यम से बेचने किसी बड़े शहर में जहां अच्छी कीमत है आना चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी। ये फैसला किया है। तो इनका लाभ राज्य उठाएं कृपया करके इन योजनाओं का, ये मेरा आग्रह है। आज दिन भर हम गंभीर चिंतन करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होइएगा उसमें। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सब लगा दीजिए किसान के और खेती के कल्याण में। यहां दिन भर जब तक चर्चा पूरी नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं अभी चाय के लिए भी आपको उठाएंगे और भोजन के लिए भी उठाएंगे, लेकिन फिर बिठाएंगे और बाद में फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर निकलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि ये रीजनल कॉन्फ्रेंस का एक नया रास्ता जो हमने चुना है वो कृषि के लिए और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर मैं आप सब प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। शरीर भाई फिट फाट रहना चाहिए सबका, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि तेल भी और 10% खाना कम कर दो। भजन लाल जी ने तो अन्न ही खाना छोड़ दिया। तो हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। मैं भी फिट रहने की कोशिश करता हूं, आप भी सब फिट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।